हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। लास्ट लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे थे और वहां पे मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग रेस्टिंग फेज में न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो वहां पे हमको चार मेजर कंपोनेंट दिखाई पड़ते हैं। ठीक, एक तो न्यूक्लियस के सबसे बाहर न्यूक्लियर एनवेलप होती है जो कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसके बाद अंदर की तरफ जब हम लोग बढ़ते हैं तो हमें न्यूक्लियोलस दिखाई देती है, क्रोमेटिन दिखाई देता है और न्यूक्लियर मैट्रिक्स वहां पे पाया जाता है। ठीक, तब रेस्टिंग फेज में। ठीक, फिर मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियर इन्वेलप होती है और न्यूक्लियस को चारों तरफ से सराउंड करती है और न्यूक्लियर में जो कुछ भी अंदर जाता है या बाहर जाता है, मतलब न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस जो होती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में या न्यूक्लियर इन्वेलप में कहीं कहीं पे पोर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर कहा जाता है। ठीक, और जो भी न्यूक्लियस के अंदर में ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होती है वो इसी न्यूक्लियर पोर के थ्रू होती है। ठीक, तो इस लेक्चर में हम लोग उसी न्यूक्लियर पोर के बारे में सबसे पहले स्टडी करेंगे कि न्यूक्लियर पोर होता क्या है। ठीक, न्यूक्लियर पोर जो होता है ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही वेल डेवलप्ड और वेल स्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर होता है और काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसीलिए इसको न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स कहा जाता है क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और बहुत ही ज्यादा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। ठीक, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर हम लोग कुछ बातें देखें यहाँ पे तो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटीन, सबसे बड़ी प्रोटीन है जो कि सेल के अंदर में असेंबल होती है। इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोटीन असेंबल्ड इन द सेल्स। ठीक है, उसके बाद आता है बनी कैसे होती है। दे मेड अप ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ, बहुत सारी कॉपीज होती हैं इसमें, 30 तरह की डिफरेंट प्रोटीन्स की मल्टीपल कॉपीज होती हैं जिनको कहा जाता है न्यूक्लियोपोरिन्स। ठीक, अब ये न्यूक्लियोपोरिन्स एक प्रोटीन की फैमिली है। ठीक, इसमें 30 डिफरेंट न्यूक्लियोपोरिन्स यहाँ पे इन्वॉल्व होकर के क्या बनाती हैं, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। ठीक है, न्यूक्लियोपोरिन आपको याद रखना है, न्यूक्लियोपोरिन्स आर द मेन कंपोनेंट ऑफ द न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसके बाद अब न्यूक्लियर पोर की स्ट्रक्चर में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या चीजें पाई जाती है मैं बना के आपको दिखाता हूं। तो इसमें जो है 8-10 नैनोमीटर फाइबर्स फिलामेंटस, 8 नंबर में 8 होते हैं, 8 होते हैं और कितना इसका डायमीटर क्या होता है, 100 नैनोमीटर। 100 नैनोमीटर के फिलामेंटस फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्सटेंडेड होते हैं कुछ इस तरह से। एक्सटेंशन का मतलब होता है इस तरह से, कोई चीज यहां से यहां की तरफ एक्सटेंड होकर के आए जिसको कहते हैं एक्सटेंडेड। ठीक है, आर एक्सटेंडेड इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ ये एक्सटेंडेड होते हैं। ठीक, मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिस पोर्शन को सराउंड करती है उसके अंदर वाला पोर्शन जो होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है ये न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ एक्सटेंडेड रहता है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर फिलामेंट। ठीक, न्यूक्लियर फिलामेंट इसको हम लोग बोलते हैं। इसी तरह से एक एक्सटेंशन साइटोप्लाज्म की तरफ भी होता है, न्यूक्लियर पोर से साइटोप्लाज्म की तरफ आता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट बोलते हैं। ठीक, तो ये क्या है, न्यूक्लियर फिलामेंट। अब ये न्यूक्लियर फिलामेंट जो है इसका डिस्टल एंड का मतलब दूर वाला एंड जो होता है, दूर वाले एंड का मतलब एक बार मैं आपको समझाता हूँ, बना के मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज दैट कि ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पे ये न्यूक्लियर कोर है। ठीक, इस तरफ मैं अगर साइटोसॉल दिखाऊं या साइटोप्लाज्म दिखाऊं और इस तरफ मैं न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाऊं तो मैंने कहा डिस्टल एंड। डिस्टल एंड का मतलब होता है न्यूक्लियर पोर के पास वाला हिस्सा, ये सबसे पास वाला जो न्यूक्लियर पोर के एकदम पास है, ये न्यूक्लियर पोर के पास वाला हिस्सा है, इसको कहा जाता है प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, ये इसका प्रॉक्सिमल एंड है, यहां से ये एक्सटेंशन शुरू होता है। ठीक है, इस तरह से एक्सटेंशन शुरू होते हैं और इस एक्सटेंशन का डिस्टल एंड जो होता है ये न्यूक्लियर पोर से दूर वाला एंड जो है, ये वाला एंड, ये क्या है, ये है इसका डिस्टल एंड। ठीक, तो ये इसका डिस्टल एंड जो होता है ये टर्मिनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर से ज्वाइंट रहता है। ठीक, क्या ज्वाइन रहता है, ये जो फिलामेंट यहाँ से निकल रहे हैं डिजिटल, ये जो न्यूक्लियर पोर से जो फिलामेंट एक्सटेंड हो रहे हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की तरफ, इनका जो डिजिटल एंड है ये कुछ रिंग फॉर्मिंग स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है जिसको हम लोग न्यूक्लियर बास्केट बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बास्केट। अभी मैं आपको बना के सारी चीजें दिखाता हूँ, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के स्ट्रक्चर को समझते हैं। मैंने कहा कि न्यूक्लियर एनवेलप, यहाँ पे मैंने ये ग्रीन कलर से न्यूक्लियर एनवेलप दिखाया हुआ है, ये चीज ये हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है।
ठीक है। मैंने कहा कि न्यूक्लियर एनवेलप जो होती है वो ट्रांसपोर्ट के प्रोसेस को रेगुलेट करती है बाय न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है। न्यूक्लियर कोर एक बहुत ही वेल एस्टेब्लिश्ड स्ट्रक्चर होता है जो बहुत सारी प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोपोरिन्स बोल रहे थे। ठीक है। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो ये पूरा स्ट्रक्चर जो असेंबल होता है वहां पे इतने सारे एलिमेंट्स असेंबल होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लियर कोर के बिल्कुल सेंटर में एक चैनल पाया जाता है जहां से ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस मीडिएट होती है। ठीक है। और इस चैनल में बहुत सारे फेनाइल एलानिन और ग्लाइसिन अमीनो एसिड्स के रिपीट्स पाई जाती हैं जिसको कहा जाता है एफजी रिपीट्स। ये दोनों ही हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स होती हैं और ये अमीनो एसिड्स मिलकर के एक चैनल बनाती हैं जो कि क्या करती हैं, एक एक्वस एनवायरनमेंट को कवर करती हैं। ठीक, किस तरह से, जैसे ये मान लीजिए ये चैनल बन रहा है। ठीक है। ये प्रोटीन चैनल है। ठीक, ये प्रोटीन है जो चैनल बना रही है। ठीक, तो यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस होगी। ठीक, अब इसके इस किनारे पे और इस किनारे पर क्या होगा, एफजी रिपीट्स होंगी। यहाँ पे एफजी रिपीट्स होंगी, यहाँ पे एफजी रिपीट्स होंगी। ठीक है। तो एफजी रिपीट्स क्या करेंगी, अंदर में जो हाइड्रोफिलिक रीजन है उसको बाहर के हाइड्रोफिलिक फोबिक रीजन से बचा करके रखेंगे। ठीक है। तो इस तरह से एक हाइड्रोफिलिक इन्वायरमेंट बनाएंगी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रल चैनल का काम करता है। उसके बाद मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट्स होते हैं जो कि इसको स्ट्रक्चर को पूरी रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, इसको स्टेबल बनाए रखने में काम करते हैं। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो न्यूक्लियोप्लाज्मिक एलिमेंट्स होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्मिक एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, देखिए न्यूक्लियोप्लाज्मिक फिलामेंट्स हैं, सॉरी ये एलिमेंट नहीं फिलामेंट, ये फिलामेंट इनका डिजिटल एंड एक रिंग फॉर्मिंग स्ट्रक्चर से जाकर के ज्वाइंट हो जाता है जिसको डिजिटल रिंग बोलते हैं। ठीक है। और ये इस पूरे स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियर बास्केट। ठीक है। उसके बाद बात आती है कुछ और भी चीजें यहाँ पे पाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ न्यूक्लियर रिंग पाई जाती है, स्पोक कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं। स्पोक कॉम्प्लेक्सेस ये प्रोटीन्स हैं, इसको स्पोक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ठीक है। और सेंट्रल चैनल को स्टेबलाइज करने में ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। ठीक है। अगर इनमें से एक भी चीज यहाँ से हटा दी जाए तो जो सेंट्रल चैनल है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता है। ठीक, तो इस पूरे न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स को स्टेबलाइज करने के लिए इतनी चीजें, चाहे हम साइटोप्लाज्मिक रिंग की बात करें, चाहे हम यहाँ पे जो हमारा ये साइटोप्लाज्मिक फिलामेंट है, न्यूक्लियर फिलामेंट है, न्यूक्लियर बास्केट है, ये सब क्या किए हुए हैं, इसको एक स्कैफोल्ड प्रोवाइड किए हुए हैं जिसकी वजह से जो हमारा न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स है ये प्रॉपरली फंक्शनल है और इसका स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल है। ठीक है। लेकिन इसमें जो मेन काम करता है, जो मेजर फंक्शन परफॉर्म करने वाली प्रोटीन है वो हमारी एफजी न्यूक्लियोपोरिन्स होती है। अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, जहाँ पे ढेर सारी एफजी रिपीट्स पाई जाती हैं और वो सेंट्रल चैनल बनाता है जिसको मैंने यहाँ पे दिखाया है। ठीक है। तो मेजर जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है वो एफजी रिपीट्स यानी कि हमारा जो सेंट्रल चैनल है वहां से होती है और उस सेंट्रल चैनल को स्टेबलाइज करने का काम ये सारी चीजें करती हैं जो अदर कंपोनेंट न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स में वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है। न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग लोडिस की बुक के साथ में जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होता है, कैसे होता है, क्या काम करता है, सारी चीजें बहुत ही इलेबरेट कर करके लिखी हुई है। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे जरूरत सिर्फ इसकी है तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कोर कॉम्प्लेक्स जो होता है वो 30 डिफरेंट प्रोटीन्स से मिलकर के बना होता है। 30 डिफरेंट प्रोटीन्स से बना होता है। ठीक, जिसको हम लोग कह रहे थे न्यूक्लियोपोरिन्स। न्यूक्लियोपोरिन्स ये प्रोटीन का क्लास है, आप कहें एक प्रोटीन की फैमिली। ठीक, ये न्यूक्लियोपोरिन्स 3 तरीके की हो सकती हैं। न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स में जो न्यूक्लियोपोरिन्स पाई जाती हैं वो 3 तरह की हो सकती हैं। एक को कहा जाता है स्ट्रक्चरल न्यूक्लियोपोरिन्स, स्ट्रक्चरल न्यूक्लियोपोरिन्स। दूसरा आता है हमारा मेम्ब्रेन न्यूक्लियोपोरिन्स। मेम्ब्रेन न्यूक्लियोपोरिन्स। और तीसरा हमारा आता है एफजी न्यूक्लियोपोरिन्स। ठीक, ये 3 तरह के न्यूक्लियोपोरिन न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स में पाए जाते हैं। ठीक, और इन्हीं की मल्टीपल कॉपीज वहां पे पाई जाती है। थोड़ा सा इनका फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, बिल्कुल ब्रीफ में मैं आपको बताऊंगा। जो स्ट्रक्चरल न्यूक्लियोपोरिन्स होते हैं ये न्यूक्लियर कोर कॉम्प्लेक्स को स्कैफोल्ड प्रोवाइड करते हैं। जितना भी मैंने आपको स्ट्रक्चर बनाया वहां पे हर जगह पे स्ट्रक्चरल न्यूक्लियोपोरिन्स पाए जाते हैं।
ठीक है, और ये उसको स्टेबलाइज करने का काम करते हैं। ठीक, उसके बाद आता है हमारा मेम्ब्रेन न्यूक्लियोपोरिन। ये जो मेम्ब्रेन न्यूक्लियोपोरिन होता है, इसका अभी फुल फंक्शन नोन नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स को मेम्ब्रेन में एम्बेडेड रखने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, और फिर हमारा लास्ट आता है एफजी न्यूक्लियोपोरिन। ये एफजी न्यूक्लियोपोरिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एफजी रिपीट्स पाई जाती हैं और ये हमारा सेंट्रल चैनल बनाता है, जहां से पूरा ये हमारा सेंट्रल चैनल बनाता है, जहां से पूरी ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस रेगुलेट की जाती है। ठीक है, तो 3 तरह के न्यूक्लियोपोरिन्स पाए जाते हैं कहाँ पे, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में। हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी बात एफजी न्यूक्लियोपोरिन की। एफजी न्यूक्लियोपोरिन मैंने आपको बताया न्यूक्लियोपोरिन्स की एक क्लास है जो कि सेंट्रल चैनल बनाते हैं। थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एफजी न्यूक्लियोपोरिन, ये एफजी न्यूक्लियोपोरिन्स के पास दे कंटेन मल्टीपल रिपीट्स ऑफ शॉर्ट हाइड्रोफोबिक सीक्वेंसेस। कुछ हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स के शॉर्ट सीक्वेंसेस यहाँ पे पाए जाते हैं जो रिपीटेडली रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, ये जो हाइड्रोफोबिक सीक्वेंसेस हैं, इनमें सबसे ज्यादा एफ और जी अमीनो एसिड्स होते हैं। एफ और जी सिंगल लेटर रिप्रेजेंटेशन है किसका, फेनाइल एलानिन का, फेनाइल एलानिन, एंड जी फॉर ग्लाइसिन। ठीक, तो यहाँ पे 2 अमीनो एसिड्स की जो रिपीट्स हैं वो बराबर रिपीट होती रहती हैं, जिसको एफजी रिपीट्स भी बोलते हैं। इनमें फेनाइल एलानिन और हमारा ग्लाइसिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके फॉर्मेशन में। ठीक है, द एफजी न्यूक्लियोपोरिन्स आर थॉट टू फॉर्म द फ्लेक्सिबल जेल लाइक मैट्रिक्स विद बल्क प्रॉपर्टी। ये फ्लेक्सिबल जेल लाइक मैट्रिक्स बनाता है जिसके थ्रू जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका डिफ्यूजन हो पाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा है फ्लेक्सिबल जेल लाइक मैट्रिक्स बनाते हैं, और जिसकी वजह से इट अलाउ द डिफ्यूजन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। स्मॉल मॉलिक्यूल डिफ्यूज होकर अंदर जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि वो स्मॉल मॉलिक्यूल पहली बात तो छोटे हों और दूसरी बात अनचार्ज्ड हो। ठीक है, अनचार्ज भी होने चाहिए। अनचार्ज छोटे मॉलिक्यूल जैसे हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कर रही थी उस तरह से चले जाएंगे, व्हाइल एक्सक्लूडिंग, जबकि किसको एक्सक्लूड कर देता है, अनचेपेरॉन। अब अनचेपेरॉन प्रोटीन को एक्सक्लूड इसलिए करेगा क्योंकि जो प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है न्यूक्लियस के अंदर वो फोल्डेड फॉर्म में होता है, आगे चल के आपको बताऊंगा। इसीलिए अनचेपेरॉन्ड जो हाइड्रोफिलिक, अब हाइड्रोफिलिक भी आगे हमने कहा था अनचार्ज मॉलिक्यूल भी जा सकता है, तो अनचेपेरॉन्ड भी है और हाइड्रोफिलिक है, मतलब उसके ऊपर चार्ज है। ठीक है, प्रोटीन्स लार्जर देन, अच्छा जिसका साइज, अब यहाँ पे साइज की भी बात आ गई, लार्जर देन 40 केडा, 40 केडा से बड़ी अनचेपेरॉन और हाइड्रोफिलिक प्रोटीन्स जो होंगी उनके ट्रांसपोर्टेशन को ये रोक देगा। ठीक है, तो ये काम करता है कुल मिला के एफजी रिपीट्स। ठीक है, तो ये तो बात रही न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के बारे में, मुझे जो आपको थोड़ी सी जानकारी देनी थी उसके बारे में। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो हमारा एफजी रिपीट था, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। इसके भी स्ट्रक्चर में कुछ ज्यादा खास बात नहीं है। यहाँ पे एक रिपीट पाई जाती है जो कि फेनाइल एलानिन और ग्लाइसिन से मिलकर के बनी होती है और ये सेंट्रल चैनल बनाती है। ठीक है, और उस सेंट्रल चैनल से जो स्मॉल हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आसानी के साथ निकल जाते हैं, जबकि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि अनचेपेरॉन्ड हैं, बड़े हैं, कितने बड़े हैं, 40 किलो डाल्टन से बड़े हैं। ठीक है, और हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, वो वहां से नहीं जा पाते। लेकिन न्यूक्लियस को ऐसे भी प्रोटीन्स की जरूरत होती है जो कि बड़ी साइज की होती हैं, बहुत सारी राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन्स होती हैं, उनकी भी जरूरत होती है। ये सारी चीजें न्यूक्लियस में जानी चाहिए। ठीक है, तो वहां पे उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेसिफिक, वहां पे उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक व्यवस्था बनाई है। ठीक है, और उनका एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, और एक्टिवली के साथ साथ उनका सिलेक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, उनको सिलेक्ट किया जाता है हाँ ये प्रोटीन न्यूक्लियस के अंदर जानी चाहिए, पहले सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन के बाद उनका एक्टिव ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम द साइटोसोल टू न्यूक्लियस। ठीक है, अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये आती है कि ऐसी कौन सी प्रोटीन्स होंगी जो साइटोसोल से न्यूक्लियस में जिनकी जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस की बात आती है। मोस्ट कॉमन न्यूक्लियर प्रोटीन्स कौन कौन सी होंगी। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि न्यूक्लियस में जितनी भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं सबकी सिंथेसिस कहाँ पे होती है, साइटोसोल में, जितनी भी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट का एक बेसिक व्यू लेते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट, ठीक, मैं न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट इसलिए लिख रहा हूं कि न्यूक्लियस से बहुत सारी चीजें ट्रांसपोर्ट होकर आती हैं, सिर्फ प्रोटीन्स ही नहीं है, वहां पे बहुत सारी चीज ट्रांसपोर्ट होने के लिए। सबसे पहले हम लोग इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियस से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बाहर जाएंगी और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अंदर हैं।
ठीक, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के पास जितनी भी प्रोटीन है सब कहाँ सिंथेसाइज होती हैं, साइटोसॉल में सिंथेसाइज होती हैं और फिर उनको साइटोसॉल से न्यूक्लियस में भेजा जाता है। तो कौन कौन सी प्रोटीन्स हो सकती हैं, आप लोग अगर दिमाग लगाएं तो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन पाई होती है। ठीक, डीएनए हमारा हिस्टोन प्रोटीन के साथ में अटैच्ड रहता है, तो सबसे पहली प्रोटीन तो हो गई हिस्टोन। ठीक, हिस्टोन बने कहाँ पे, साइटोसॉल में, और इसको कहाँ जाना चाहिए, न्यूक्लियस में जाना चाहिए। ठीक है, डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जो भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, जितनी भी प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए, सारी की सारी प्रोटीन न्यूक्लियस में ट्रांसपोर्ट होकर के जानी चाहिए। ठीक है, तो प्रोटीन्स फॉर द डीएनए रेप्लिकेशन, हेलिकेज, प्राइमेज, डीएनए पॉलीमरेज, जितनी भी चाहिए सारी की सारी कहाँ पे जाएंगी, सारी की सारी साइटोसॉल में सिंथेसाइज होंगी और सब कहाँ पे जाएंगी, न्यूक्लियस में जाएंगी। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जितनी भी प्रोटीन्स चाहिए। फिर आता है डीएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए जितनी भी प्रोटीन्स चाहिए। ठीक, और कुछ राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन जो कि राइबोसोम्स के असेंबली में हेल्प करती हैं, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था वहाँ पे इंटरमीडिएट फिलामेंट का एक नेटवर्क पाया, तो इंटरमीडिएट फिलामेंट को बनाने के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए वो भी अंदर जाने चाहिए। न्यूक्लियोप्लाज्म में और भी बहुत सारी प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो कि न्यूक्लियर पोर से होते हुए न्यूक्लियस में जानी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपोर्ट की जाएंगी, ये सारी चीजें इंपोर्ट की जाएंगी न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, मतलब न्यूक्लियस से बाहर जाने की अगर हम लोग बात करें, तो एमआरएनए की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस में होती है। ठीक, एमआरएनए की सिंथेसिस कहाँ पे होती है, न्यूक्लियस में होती है, एमआरएनए। ठीक, और फिर नंबर 2 टीआरएनए, टीआरएनए भी न्यूक्लियस में बनता है। ठीक है, और इसी तरह से राइबोसोमल सब यूनिट्स, राइबोसोमल सब यूनिट्स, राइबोसोमल सब यूनिट्स की सिंथेसिस भी न्यूक्लियस के अंदर होती है, फिर बाद में उनको साइटोसॉल में लाया जाता है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं जो कि न्यूक्लियस से एक्सपोर्ट होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं जिनका इंपोर्ट होना जरूरी है और जिनका एक्सपोर्ट होना जरूरी है। और ये सारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कहाँ से रेगुलेट होता है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स के थ्रू ही इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रेगुलेट होता है। ठीक, हम इन दोनों की बात करेंगे, इंपोर्ट की भी बात करेंगे, एक्सपोर्ट की भी बात करेंगे। बेसिक सभी लेते हैं न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट की। अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट की, तो यहाँ पे जैसा कि अभी अभी हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस में जब हम लोग ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे दो चीजें देखी कि कुछ चीजें न्यूक्लियस के अंदर जा रही हैं और कुछ चीजें न्यूक्लियस के बाहर जा रही हैं। अगर कोई चीज न्यूक्लियस के अंदर जा रही है तो हम लोग कह रहे हैं इंपोर्ट हो रहा है। इंपोर्ट मतलब फ्रॉम साइटोसॉल टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से साइटोसॉल में, सॉरी साइटोसॉल से न्यूक्लियस में जा रही है, इंपोर्ट हो रही है, अंदर की तरफ जा रही है। दूसरा मैंने आपको बताया एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट भी हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, ये न्यूक्लियस में है, कोई चीज न्यूक्लियस में है और न्यूक्लियस से कहाँ पे आ रही है, साइटोसॉल में आ रही है या साइटोप्लाज्म में आ रही है। तो दो तरह का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अभी तक हमने आपको जो भी बताया था, मैंने आपको बताया था कि कोई चीज साइटोसॉल से कहीं पे जा रही है। ठीक, मैंने आपको ये नहीं बताया कोई चीज कहीं से निकल के साइटोसॉल में, लेकिन न्यूक्लियस में ये दोनों ही प्रोसेसेस होती हैं और ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों न्यूक्लियस की जो प्रोसेसेस हैं मैंने आपको बताया था, जैसा कि अभी यहाँ पे सिमिलरिटी, और सवाल हमारा फिर से वही पे आता है कि किस तरह से ये पता किया जाएगा कि कोई प्रोटीन जो साइटोसॉल में बनी है वो न्यूक्लियस तक जानी है। ठीक, तो सबसे फिर से वही जवाब आता है, इन प्रोटीन्स के पास अपना एक सॉर्टिंग सिग्नल होगा, सॉर्टिंग सिग्नल होगा। ठीक, और उस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करने के लिए प्रोटीन्स होंगे। ठीक है, इनका रिसेप्टर होगा, इस सॉर्टिंग सिग्नल का क्या होगा, रिसेप्टर होगा। ठीक, अब अगर कोई प्रोटीन साइटोसॉल में बनी है और उसको न्यूक्लियस में जाना है तो इसके पास जो सिग्नल सीक्वेंस पाया जाता है उसको कहा जाता है NLS, शॉर्ट में कहा जाता है। और इस NLS का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियस लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन सिग्नल। ठीक, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल या फिर न्यूक्लियर
न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल या फिर न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ऐसा सिग्नल सीक्वेंस जो कि प्रोटीन्स को न्यूक्लियस में लोकलाइज रहने के लिए मजबूर कर रहा है या उसको प्रेरित कर रहा है। ठीक है, ऐसे सिग्नल को कहा जाता है न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल। ठीक, अब ये न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल है और ये प्रोटीन न्यूक्लियस में जाएगी। अब इस सिग्नल को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो प्रोटीन पाई जाएगी कहाँ पे, साइटोसोल में, उसका नाम होगा इम्पोर्टिन। ये जो रिसेप्टर होगा इसको कहा जाता है, जो इसको रिकॉग्नाइज करेगा उसको कहा जाता है इम्पोर्टिन। ठीक, एनएलएस से कौन बाइंड करेगी, प्रोटीन बाइंड करेगी इम्पोर्टिन, क्योंकि ये अंदर की तरफ जाना है। ठीक है, इम्पोर्टिन हो गया सिग्नल सीक्वेंस हो गया एनएलएस, न्यूक्लियर लोकलाइजिंग सिग्नल, और उसको बाइंड करने के लिए जो प्रोटीन हो गई इम्पोर्टिन। ठीक, दूसरा हमारा आता है अगर कोई चीज एक्सपोर्ट होकर के न्यूक्लियस से बाहर आनी है। ठीक है, तो एक्सपोर्ट है तो यहाँ पे एक्सपोर्ट जैसा कुछ सिग्नल सीक्वेंस पाया जाएगा। तो एक्सपोर्ट से आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे जो सिग्नल सीक्वेंस पाया जाएगा उसको बोलते हैं एनईएस, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। ठीक, न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल। ठीक है, एक्सपोर्ट सिग्नल। अब अगर इस प्रोटीन का एक्सपोर्ट होना है, यहाँ पे एक्सपोर्ट सिग्नल है, तो यहां से जो रिसेप्टर बाइंड करेगा उसको कहा जाता है एक्सपोर्टिंग। ठीक, इसको कहा जाता है एक्सपोर्टिंग। ये इम्पोर्टिन और एक्सपोर्टिन जो होते हैं ये दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं, दोनों ही होमोलॉगस होते हैं, दोनों ही एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं। और इस फैमिली को कहा जाता है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट फैक्टर फैमिली। ठीक है, मैंने कहा इम्पोर्टिन और एक्सपोर्टिन दोनों एक ही फैमिली के मेंबर होते हैं, जिसको कहा जाता है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट फैक्टर फैमिली या एनटीएफ फैमिली। ठीक है, एनटीएफ फैमिली। ठीक है, और इस एनटीएफ फैमिली को कैरियोफेरिन भी बोलते हैं, एनटीएफ फैमिली को कैरियोफेरिन भी बोलते हैं। ठीक है, कैरियोफेरिन भी बोलते हैं। ठीक, तो इस कैरियोफेरिन फैमिली के मेंबर होते हैं, दो मेंबर होते हैं, इम्पोर्टिन और एक्सपोर्टिन। ठीक है, दोनों एक ही फैमिली के मेंबर हैं और इम्पोर्टिन इम्पोर्ट का काम करता है, एक्सपोर्टिन एक्सपोर्ट का काम करता है। ठीक है, तो अगर सॉर्टिंग सिग्नल्स की एक बार फिर से बात करें, सॉर्टिंग सिग्नल्स को पहचाना कैसे जाता है, कैसे पता चलता है कि ये एनएलएस है और दूसरा एनईएस है, तो वहां पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। अगर हम लोग न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स ज्यादा पाई जाती हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड अमीनो एसिड्स बल्क में पाई जाती हैं। और पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड्स कौन कौन सी होती हैं, लाइसिन होती है हमारी और आर्जिनिन होती है। ठीक, ये दोनों वहां पे बल्क में पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियर एक्सपोर्ट सिग्नल सीक्वेंस की, तो यहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड ज्यादा पाई जाती है और ज्यादातर ल्यूसिन रिच डोमेन्स होते हैं, इसमें ल्यूसिन रिच डोमेन्स होते हैं। तो एक जगह पे हाइड्रोफोबिक डोमेन्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होंगे और दूसरी जगह पे पॉजिटिवली चार्ज डोमेन ज्यादा पाए जाएंगे। ठीक, ये सारी मैकेनिज्म हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक ब्रीफ अकाउंट दे रहा हूँ कि मैं किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, ताकि जब ये टर्म आए तो आपको वहां पे सारी चीजें समझ में आती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पूरी ट्रांसपोर्ट प्रोसेस में। मैंने आपको बताया कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होती है, मतलब यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो एनर्जी की जरूरत पड़ती कहाँ पे है, एक्चुअली कहाँ पे पड़ती है। ठीक, एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, एक जी प्रोटीन, यहाँ पे मोनोमेरिक जी प्रोटीन इन्वॉल्व होती है। एक मोनोमेरिक जी प्रोटीन, मोनोमेरिक, मैं आपको बताऊंगा आगे चल के मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स क्या होते हैं, अभी आपसे फिर जारी है मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स होते हैं। ठीक, और इस मोनोमेरिक जी प्रोटीन्स को कहा जाता है रैन। ये रैन प्रोटीन जो होती है न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सवाल सीएसआईआर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, रैन प्रोटीन होती है। इस रैन प्रोटीन की खासियत ये होती है कि दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। एक तो जीटीपी बाउंड फॉर्म में पाई जा सकती है, जीटीपी बाउंड पाई जाती है,
और दूसरी जीडीपी बाउंड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक, और ये जीटीपी बाउंड वाली और जीडीपी बाउंड वाली जो फॉर्म इसकी होती है, ये साइकिल बराबर सेल के अंदर में चलती रहती है। ठीक है, अब कौन सा फॉर्म कहाँ पे पाया जाएगा? जीटीपी बाउंड फॉर्म में ये हमेशा न्यूक्लियस में पाया जाएगा। ठीक, और जीडीपी बाउंड फॉर्म में हमेशा कहाँ पे पाया जाएगा? साइटोसॉल में पाया जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों फॉर्म वहां पे किस तरह से इन्वॉल्व होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई एक कार्गो है जो कि साइटोसॉल से न्यूक्लियस में गया, इम्पोर्टिन से बाइंड किया और साइटोसॉल से न्यूक्लियस में चला गया। कल मैं आपको एक पूरी प्रोसेस पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो साइटोस जब ये न्यूक्लियस में पहुंच गया तो अब ये जरूरी हो जाता है कि न्यूक्लियस में जो कार्गो गया है वो न्यूक्लियस में रिलीज हो जाए और जो हमारा इम्पोर्टिन है वो वापस साइटोसॉल में चला है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जैसे ही इम्पोर्टेंट कार्गो को लेकर के पहुंचता है न्यूक्लियस के अंदर, वहां पे रैन जीटीपी बाउंड फॉर्म में पाया जाता है। न्यूक्लियस में क्या है? रैन जीटीपी बाउंड फॉर्म में है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये तुरंत उस इम्पोर्टेंट के साथ में इंटरेक्ट करता है। ठीक, किसके साथ में इंटरेक्ट करेगा? इम्पोर्टेंट के साथ में इंटरेक्ट करेगा। और जैसे ही इम्पोर्टेंट के साथ में रैन जीटीपी इंटरेक्ट करता है, इम्पोर्टेंट अपना कार्गो छोड़ देता है और रैन जीटीपी के साथ बाहर आ जाता है। कहाँ पे? साइटोसॉल में। ठीक, अब इम्पोर्टिन और रैन जीटीपी का जो कॉम्प्लेक्स है वो साइटोसॉल में आ गया। ठीक, साइटोसॉल में क्या है? साइटोसॉल में एक प्रोटीन पाई जाती है। साइटोसॉल के पास एक स्पेसिफिक रेगुलेटर प्रोटीन आप इसको कह सकते हैं, कल मैं बताऊंगा इसके बारे में डिटेल में, जिसको कहा जाता है रैन गैप। गैप का मतलब होता है जीटी पेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ठीक, ये जो गैप होता है, रैन जीटी पेज एक्टिवेटिंग जो प्रोटीन है, ये क्या करती है? जो हमारा रैन जीटीपी इम्पोर्टिन के साथ में ज्वाइंट होकर साइटोसॉल में आया है, उसकी जीटी पेज एक्टिविटी को क्या कर देती है? स्विच ऑन कर देती है। जैसे ही रैन जीटीपी की जीटी पेज एक्टिविटी स्विच ऑन होती है, वो अपने जीटीपी को जीडीपी में कन्वर्ट कर देता है। मैं एक बार आपको पूरा बना के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे ही क्या हुआ, रैन जीटीपी था, रैन जीटीपी साइटोसॉल में आया, कौन मिला इसको मिला जीटी पेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन। जैसे ही रैन जीटी पेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन के संपर्क में आया, इसका जीटीपी हाइड्रोलाइज हो गया, और जीटीपी जब हाइड्रोलाइज हो गया तो क्या बनेगा? तो क्या हो गया? ये रैन जीडीपी में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब मैंने कहा था ये दो फॉर्म में पाया जाएगा, एक तो जीटीपी बाउंड फॉर्म में पाया जाएगा, एक जीडीपी बाउंड फॉर्म में पाया जाएगा। अब रैन जो होगा ये जीडीपी बाउंड फॉर्म में आ गया, और ये कहाँ पे पाया जा रहा है? साइटोसॉल में। अब ये जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में है, साइटोसॉल में है, और इस कंडीशन में क्या होगा? इम्पोर्टिन को ये छोड़ देगा, क्योंकि इम्पोर्टिन तभी रैन के साथ में इंटरेक्ट करेगा जब वो जीटीपी बाउंड फॉर्म में होगा, लेकिन अभी रैन क्या है? जीडीपी बाउंडेड फॉर्म में, तो ये क्या करेगा? इम्पोर्टिन को छोड़ देगा। अब इम्पोर्टिन वहां से रिलीज हो गया और हमारा रैन जीटीपी साइटोसॉल में पड़ा हुआ है, तो ये कहाँ चला आएगा? ये वापस चला आएगा हमारा न्यूक्लियस में। ठीक, अब न्यूक्लियस में आया है क्या? रैन जीडीपी। ठीक, लेकिन अब ये जरूरी है कि अगली साइकिल को शुरू करने के लिए ये अपना जो जीडीपी है उसको जीटीपी में कन्वर्ट करे। ठीक है, तो वहां पे एक दूसरी प्रोटीन आती है जिसको कहा जाता है रैन जेफ। इसको कहा जाता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर। तो ये क्या करता है? ये अपने जीडीपी को जीटीपी से चेंज कर लेता है, जीडीपी हटा देगा और उसको जीटीपी में चेंज कर लेगा, और बन क्या जाएगा? ये बन जाएगा रैन जीटीपी। ठीक है, अब न्यूक्लियस के पास क्या होगा? रैन जीटीपी। अब जब दूसरा इम्पोर्टेंट आएगा तो ये रैन जीटीपी उसके साथ जाके इंटरेक्ट करेगा। तो इस तरह से कुल मिला के प्रोसेस होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि जो मैंने कहा कि ये रैन जीटीपी न्यूक्लियस के पास में बना है, तो ये इंपोर्ट होकर के कैसे न्यूक्लियस में आएगा? तो इसकी भी प्रॉपर प्रोसेस होती है, इससे भी इम्पोर्टेंट बाइंड करता है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बाइंड करता है, वहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का इम्पोर्टेंट होता है। मैं बात करूंगा कल की वो कौन सा इम्पोर्टेंट होता है जो इसको वापस न्यूक्लियस में लेकर के आता है। वो भी कैरियोफेरिन फैमिली का ही मेंबर होता है। ठीक है, तो कैरियोफेरिन फैमिली का एक मेंबर होता है जो कि इस रैन जीडीपी को वापस न्यूक्लियस तक पहुंचा देता है।
ठीक है, इस तरह से पूरी प्रोसेस चलती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की। इसमें जो हमारी रैन प्रोटीन होती है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इतनी प्रोटीन की कुल मिलाकर के हमें जरूरत पड़ेगी, हमको एक सॉर्टिंग सिग्नल की जरूरत पड़ेगी, इंपोर्टेंट एक्सपोर्टिंग की जरूरत पड़ेगी, और हमको एक रैन प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस कैसे होती है, क्या होती है, कल हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सारी चीजें लगभग मैं आपको बता चुका हूँ, सिर्फ मैकेनिज्म पढ़ना बाकी है। आप अगर ये सारी चीजें समझ गए तो मैकेनिज्म समझने में आपको 2 मिनट भी नहीं लगेगा, आप आसानी के साथ समझ जाएंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।